टाटा का डीजल, टाटा का पेट्रोल, दोनों इस वीडियो में मैं चला के आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 चीज़ों की बात करेंगे। पेट्रोल चला के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, नया वाला पेट्रोल, जी हाँ। डीजल जो उसमें भी थोड़े बदलाव किए गए हैं तो वो चला के उसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। गाड़ी के बारे में अच्छी बुरी बातें क्या लग रही है उसकी बात करेंगे। एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि मुझे लग रहे हैं प्योर प्लस और क्रिएटिव वेरिएंट जो है उसका एक वॉक अराउंड कर दूंगा, क्विकली आपको दिखा दूंगा कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही है। चलिए, फीचर्स और वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन। टाटा एक्चुअली, आप कोई भी मॉडर्न डे फीचर की बात करो, टाटा वो ऑफर करता है। ये बड़ी स्क्रीन आपको मिलती है, लोअर वेरिएंट में जाओगे, बीच वाले वेरिएंट में थोड़ी छोटी हो जाएगी, बट सेम टाइप की बढ़िया क्वालिटी की स्क्रीन आपको मिलेगी। आपको बीच में जो है छोटी हो जाएगी MID, लेकिन उससे नीचे जाओगे सबसे बेस वेरिएंट में तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट उससे एक वेरिएंट ऊपर प्योर पर जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको वही 7 इंच की पुरानी वाली स्क्रीन मिलेगी, जिसमें अगेन वायरलेस नहीं लेकिन एंड्रॉइड ऑटो का फिर भी मिलता है। फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि जैसे 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 आप हायर अप जाते हो वेरिएंट्स में, सेंस जरूर बनता जाता है कि मुझे ये फीचर्स चाहिए तो टॉप एंड लेना पड़ेगा। बट अगर आप बीच का भी कोई वेरिएंट ले लो तो ऐसा आपको एकदम ऐसा फील नहीं होगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक सी चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक वेरिएंट, वो थोड़ा सा बेसिक सा लग सकता है, बट क्या नहीं है गाड़ी में, सब कुछ है। स्क्रीन्स है, 360 डिग्री कैमरा है, ECM है, अडास है, पैनोरामिक सनरूफ है। ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट में आप ले सकते हो, लोअर वाले को छोड़ दो तो। उसके बाद में वेंटिलेटेड सीट्स है। ये आपको मॉडर्न फीचर्स यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह, शिफ्टर्स वगैरह जो दिए गए हैं वो सब अवेलेबल है गाड़ी में। कलर ऑप्शन जो है वो भी आते हैं, बर्गंडी इंटीरियर इस वाले वेरिएंट का है। सीट्स वगैरह जो है वो एकदम नाइस लगती है, तो चीज़ें जो है ज़रूर लोड करके दी गई है। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी। कार जो है वो होस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है। 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, कई वेरिएंट्स में आपको ऑल डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। टॉप एंड में आपको अडास भी मिल जाता है। तो सेफ्टी फीचर्स जो है लोडेड है, लेकिन वो नहीं भी लोडेड होते तो भी हमें पता है कि टाटा जो है स्ट्रक्चरली गाड़ियों को इतना ज़बरदस्त बनाने लगा है कि वहाँ पे वो कोई भी एक क्रैश एजेंसी हो, चाहे जी NCAP हो, चाहे वो भारत की जो भी NCAP है, उसमें वो 5 स्टार रेटिंग ले ही आएंगे। चलते चलते फ्लो बना रहे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरा पॉइंट क्या है। दिक्कत ये है, फ्लो बनेगा कैसे। टाटा का इंजन भी खोलना जो है उसके लिए देखना पड़ता है, ऐसे तुरंत से हाथ में नहीं आता है मेरे। बट तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंजन्स है। इंजन्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, इंजन ऑप्शंस थोड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको पेट्रोल चाहिए, आपको डीजल चाहिए, आपको मैनुअल चाहिए, आपको ऑटोमेटिक चाहिए, कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा कहीं पे भी आप जाओ। पेट्रोल में 2 ऑप्शन है, दोनों टर्बो पेट्रोल हैं अनफॉर्चुनेटली। वाई डू आई से अनफॉर्चुनेटली? 1.2 टर्बो चार्ज इंजन दोनों जो दे दिए गए हैं। एक जो है डायरेक्ट इंजेक्शन है, एक पहले वाला जो टाटा अब तक यूज़ करता आ रहा है वो वाला है। मेरे ख्याल से टाटा को जो है एक NA इंजन, थोड़ा सा और इंजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड एज ए कंपनी वो है EV में ज़्यादा फोकस्ड है, बट पेट्रोल और डीजल अभी पूरी तरीके से मरे नहीं है, ना ही अगले 5-7 साल में मरने वाले हैं। इनफैक्ट दैट कुड हैव गिवन ए ग्रेट एज अगर वो एक ढंग का NA पेट्रोल इंजन 1.5 डेवलप कर पाते या 1.5 टर्बो दे देते, तो भी वो जो है जो फन एलिमेंट है उसको बरकरार रखता। लेकिन इंजन ऑप्शंस जो है वो पॉजिटिव में रहेंगे। इंजन्स पॉजिटिव में क्यों नहीं है, उसकी बात नेगेटिव साइड में करेंगे। अगला पॉजिटिव पॉइंट स्पेस एंड बूट है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ों की बात करो कि निकनैक्स कहाँ रखेंगे, तो ये बॉटल रखने के लिए 2 बड़ी बॉटल आ सकती है 1-1 लीटर की। थोड़ा और स्पेस है, थोड़ा और स्पेस यहाँ पे है। इंसानों के बैठने के लिए आगे तो ऑब्वियसली सारी गाड़ियों में जगह होती है, पीछे भी दरअसल बढ़िया मामला है। मतलब आपको थाई सपोर्ट बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे। फॉर सम रीज़न जो कर्व इलेक्ट्रिक है उसमें इतना बढ़िया फील नहीं होता, बट कर्व जो आइस है, डीजल पेट्रोल जो है उसमें बढ़िया लग रहा है। सीट्स जो है कंफर्टेबल लग रही है। हाँ, 4 ही बड़े लोग बैठ पाएंगे, बीच में जो है बच्चा उसमें जरूर बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है बीच में आपको आर्मरेस्ट वगैरह दिया गया तो 4 लोग तो कंफर्टेबली बैठेंगे। हाँ, हेडरेस्ट दिया ही नहीं गया है 5th पैसेंजर के लिए, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे। बट इन जनरल स्पेस वगैरह जो है वो अच्छी श्रेणी में मैं डालूंगा, तो कंफर्ट और स्पेस जो है वो बढ़िया आएगा। नॉट जस्ट दैट, आपको बूट जो है वो भी 500 लीटर का जेनरस बूट मिलता है। यहाँ सब ऊपर थोड़ी सी जगह जरूर घेर लेता है, बट ये 2 कैबिन बैग पड़े हैं, उनके ऊपर 2 कैमरा बैग पड़े हैं, और तुम्हारा भाई जो है वो भी यहाँ पे बैठा है, तो ठीक ठाक जगह तो है ही। इसके नीचे स्पेयर टायर भी है। उसके बाद में है लुक्स। देखो, जेन्युइनली बताऊँ ना तो कई कलर्स में, कई एंगल से उतनी बढ़िया नहीं लग रही मुझे ये गाड़ी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कलर्स में, जैसे कि वाइट है, जैसे कि वो जो कर्व इलेक्ट्रिक में जो ब्लू टाइप कलर आता है, इसमें जो ग्रे कलर आ रहा है, उसमें ये स्पेशली रियर वाला पार्ट जो है, जो कि कूपे इस डिज़ाइन वाला है, ये गाड़ी को एकदम अलग बनाता है और एक्चुअली गाड़ी बढ़िया लगती है। तो वो वाला एलिमेंट जो है, थोड़ा सा अलग दिखने वाली गाड़ी, थोड़ा सा अलग दिखने वाले लुक्स जो है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर उसके बाद में बात आती है रिलायबिलिटी की। सी ऑनेस्टली ऐसा कोई बड़ा इशू जो है वो डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ में वो नहीं आया है कि अरे बंद ही होते जा रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं।
बट क्लीन हिस्ट्री भी नहीं रही है। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ रिपोर्ट किए हैं, कई लोगों ने ब्रेकडाउन भी रिपोर्ट किए हैं, कई लोगों ने सर्विस कॉस्ट, पार्ट का जल्दी चेंज होना वगैरह वगैरह कई शिकायतें करी। इनफैक्ट टाटा की सर्विस सेंटर का जो सर्विस का इंटरवल जो है वो भी काफ़ी क्लोज है, तो वो वाली चीज़ें जो है वो भी रही हैं। एंड हम जब चला रहे हैं तो ये डीजल जो कि मैं करंटली चला रहा हूँ, उसके बाद में पेट्रोल चलाऊंगा, ये डीजल जो है वो भी कई अजीब अजीब तरीके से साउंड करता है। स्पेशली जैसे कि अब मैं अगर स्पोर्ट मोड में डाला है तो जब गाड़ी के गियर जल्दी चेंज होने होते हैं तो ये जो DCA है, एक तो पहले आप ना इसका लॉन्च देखो DCA का, ये मैं ऐसा लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, छोड़ दिया ब्रेक मैंने। ड्यूअल क्लच लोग इसलिए यूज़ करते थे ताकि थोड़ा सा फास्ट शिफ्टिंग हो और साथ ही में जो है ठीक ठाक थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी में ज़्यादा एम्पर ना हो। तो फास्ट शिफ्टिंग वाला तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। एनीवे तो वो उसकी ड्राइव के वक्त पे बात करेंगे, बट फिलहाल जो है ओवरऑल आवाज़ें आ रही है बहुत ही, ऐसा लग रहा है कि खराश किसी गले में हो जाती है वैसी आवाज़ें जो है वो गाड़ी कर रहा है। एक अजीब सी सूं की आवाज़ जो है वो भी आ रही है। नॉट टर्बो, ऐसा 500 RPM से लेके 1500 RPM के बीच में कहीं आ रही है। DCA से रिलेटेड तो वो चीज़ें ओवरऑल ऐड करती है आपको उस फील में कि भैया ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगा। हालांकि टाटा आपको 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देगा, जो कि बताना ज़रूरी है क्योंकि एक अलग तरीके का बड़ा पैकेज जो है वो है जो कि पीस ऑफ माइंड आपको दे सकता है। बट सिर्फ वारंटी से नहीं, ओवरऑल फील जो है कि हाँ भैया ये ख़राब ही नहीं होगा ऑन द फर्स्ट प्लेस, वो वाली फील जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद में एक और चीज़ जो कि मुझे एक्चुअली आपको इसी जगह बतानी थी वो है ड्राइविंग डायनामिक्स। सी इट्स नॉट फन एट ऑल इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस वगैरह में नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स भी है। ये वाली गाड़ी एक तो स्टीयरिंग जो है वो ओकेश है का, मतलब आपको डिसेंट वजन उसमें है, स्पोर्ट मोड में मैंने डाल रखा है और ठीक ठाक वजन है। हालांकि किस जगह एग्जैक्टली वो पॉइंट कर रहा है वो सब चीज़ों वाली फील नहीं आती है। थोड़ा सा बॉडी रोल भी आपको पता चलता है। टायर जो है वो उतनी बढ़िया ग्रिप जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, गुडियर के कोई तो टायर उस पर लगे हुए हैं अभी। और साथ ही में उसके बाद में जो गियर शिफ्टिंग या जो इंजन की ओवरऑल एनवीएस जो है, हार्शनेस है, पूरा मज़ा जो है उसको वो ख़राब करते हैं। उतना फन जो है वो ड्राइविंग डायनेमिक्स रह नहीं पाते हैं। इनफैक्ट टू मेक इट लिटिल बेटर, मतलब ओवरऑल की कर्व ईवी जो थी वो उतना भी बढ़िया फील नहीं होती जितना ये हो रहे हैं। ये थोड़ा सा फिर भी स्टेबल है और ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हिलता है ये वाला प्लेटफॉर्म पेट्रोल डीजल वाला। बट ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स ऐसे नहीं है कि आपको मज़ा आ जाए या आपको वो फन एलिमेंट जो है वो नज़र आता जाए। देर आर ऑप्शन, स्पेशली टर्बोचार्ज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि ज़्यादा फन लगते हैं। स्कोडा और VW वाली गाड़ियाँ तो लगती है। इनफैक्ट क्रेटा 1.5 के साथ में जो है वो भी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। बाकी तो भैया इनफैक्ट 1.5 जो नॉट ग्रैंड इधर आई है, जो होंडा वाली एलिवेट जो है वो भी डिसेंट फन हो जाता है कई बार। उसके बाद में फिट एंड फिनिश, देखो टाटा की फिट एंड फिनिश जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है एंड क्रेडिट वहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अब भी वो वही प्लास्टिक पार्ट्स, उसी तरीके की पैनलिंग, उसी तरीके की गैप्स पैनल के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि थोड़े टाइम बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कई जगहों से शार्प एजेस है। यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूँ सेंटर कंसोल में ये वाला पार्ट हिल रहा है। स्टीयरिंग पे ये बटन जो है वो अभी भी मज़ा नहीं दे रहे हैं। सनरूफ की बिडिंग जो है वो थ्रू आउट जो है कंसिस्टेंट नहीं है। उसके बाद में कई जगहों पे ऐसे ऐसे गैप्स छूट रखे हैं जो कि आपको क्लियरली पता चलता है कि उसके बीच की बिडिंग अगर कभी हटेगी या उसके बीच वाला गैप जो है वो और ज़्यादा मिट्टी, डस्ट कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करेगा और डिटेरिएट जल्दी होगा, यानी कि ख़राब जो है वो चीज़ें जल्दी होने लगेगी। एक और नेगेटिव पॉइंट जो है वो सर्विस सेंटर से टाटा के। पहले एक्चुअली सर्विस सेंटर इटसेल्फ जो है वो उतना बढ़िया सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़ा इशू नहीं है। अगर आप सही तरीके से स्टडी करो, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद में किया है, अपनी गाड़ी खुद एक ओन करके उसको सर्विस ले जाके उस सम प्रक्रिया को जब समझा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ अ बैड इंजीनियरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि सर्विस सेंटर हैंडल नहीं कर पाते और वहाँ जाके प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप कितने ही वेल इक्विप्ड जो है सर्विस स्टाफ वगैरह को लगा दो, वो थोड़ा सा मतलब आपके एक्सपीरियंस को लेट्स से कि 10 में से अगर अभी 5 है तो उसको 7 तो ले जा सकते हैं, लेकिन पूरा 10 ले जाने के लिए
एक अच्छा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। तो कई फ्लॉज जो कि गाड़ी के साथ में आते हैं वो बाद में सर्विस हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम टाटा के साथ बनी रहेगी। ओके जी, तो डीजल DCA हम चला रहे हैं और सबसे पहले हम करते हैं इसको रीसेट ट्रिप ए को। ठीक है, ट्रिप ए जो है वो रीसेट हो गई है हमारी, 1934 किलोमीटर पे है। अब चलेंगे हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास, फिर देखते हैं कैसी है। 30 किलोमीटर्स डन। फ्यूल एफिशिएंसी इज 15.6 kmpl। ये हाईवे और सिटी की मिक्स फ्यूल एफिशिएंसी है। 15.7 मान लो, धीरे धीरे चल रही है इसलिए। तो ये हाईवे और सिटी की मिक्स फ्यूल एफिशिएंसी है। मैक्सिमम स्पीड 100 एक्चुअली 100 प्लस थी थोड़ी देर के लिए, मोस्टली सिटी की खाली रोड्स और फिर ट्रैफिक वाला मिमिक करके, और ऑलमोस्ट 10 मिनट खड़े रहने के बाद, मतलब स्टैंड चल गई, मूव नहीं करने पर ऐसी स्पीड आती है। ओके जी, तो इन जनरल ड्राइविंग वगैरह में कैसी है क्या? देखो वैसे तो इलेक्ट्रिक वाली जो है उसके जैसा ही बॉडी डायमेंशन वगैरह है, क्योंकि लेकिन इलेक्ट्रिक वाले की भी बात जो है मैं ढंग से ड्राइव वाले कर नहीं पाया था, तो इसकी प्रॉपर्ली कर लेते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फील नेक्सॉन जैसी की जैसी लगती है, ट्रस्ट में। कुछ भी बहुत अलग नहीं लगता है, स्टीयरिंग थोड़ा अलग ज़रूर है, लेकिन वो ए पिलर विजिबिलिटी में उतना ही हैम्पर करता है, उस वजह से बाकी आसपास की चीज़ें, बोनेट वगैरह, वो वहाँ पे वाइपर दिखता रहता है, तो ऐसा लगता है। हाँ, कर्व रियर से जो ओवरऑल विंडो की ओपनिंग है वो थोड़ी कम है, तो वो हो सकता है कई लोगों को परेशान करे, बट इन जनरल सा दिख रहा है क्लीन मोस्टली, वो परेशान नहीं है। और बची कुछ विजिबिलिटी वगैरह को एनहांस करने के लिए आपको पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा जो है मिल जाता है, जो कि एक्चुअली ढंग की क्वालिटी का है भी, क्योंकि ये रियर व्यू कैमरा जो है वो भी चलता रहता है लगातार। उसके बाद में बात आती है एर्गोनॉमिक वाइज, तो देयर इज़ समथिंग जो कि टाटा एर्गोनॉमिकली सही कर नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये स्टीयरिंग, हमने ऐसी कोई कर्व नहीं चलाई जिसका स्टीयरिंग गाड़ी सीधी जा रही हो, स्टीयरिंग टेढ़ा ना हो, सारी गाड़ियों का वही सीन है। उसके बाद में ये स्टीयरिंग पकड़ने के मामले में उतना मज़ा आ नहीं, मतलब मैं बहुत देर तक इसको नहीं पकड़ता हूँ, कुछ देर तक तो फिर भी इसको पकड़ पा रहा हूँ, तो समहाउ थोड़ा अनकम्फर्टेबल टाइप हो जाता है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है टच वच तो नहीं होता है फॉर्चुनेटली अभी, पता नहीं नीचे किया गया है या क्या किया गया है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। हैरियर सफारी में ज़्यादा इशू था, मे भी हो सकता है मैं मैनुअल अभी नहीं चला रहा हूँ तो उस वजह से, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वगैरह वो चीज़ें नहीं रही है। बट फिर भी जिस तरीके का बनाया गया है कॉम्बिनेशन की, ये कहाँ पे आके रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये आगे नहीं आता है, यहीं रहता है, और ये वाला तो थोड़ा सा हल्का कंफर्ट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ जो कि आपकी है बॉडी की, तो उसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। उसके अलावा एज सच कोई एर्गोनॉमिकली डिज़ास्टर टाइप चीज़ नहीं है, वो अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में। हाँ, एक चीज़ टाटा पता नहीं कब, बाय द वे टाटा फीडबैक बहुत सीरियसली ले रहा है, ये हमें समझ में आता है कि हम फीडबैक देते हैं और वो कोशिश करते हैं उसको सुधारने की, बट उनकी लिमिटेशंस भी है कि अभी जनरेशन चेंज हो नहीं रहा, तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उतना मज़ा नहीं आ रहा है उनके जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें। बट एक फीडबैक जो उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, मैं सदियों से कहता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर स्टॉक और ये जो वाइपर स्टॉक है, इनकी पोजीशन इतनी नीचे क्यों है, इतनी आगे क्यों है, अजीब सी क्यों है, तो वो चीज़ ज़रूर है। बट इस वाली के साथ में जो है वो भी अगेन थोड़ा रहता है, इस वाली के साथ में क्या स्टीयरिंग ही टेढ़ा है, तो पहले तो वही थोड़ा सा इशू करने लग जाता है। एनीवे, तो नथिंग डिज़ास्टर्स, बट यस बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो कि टाटा को अभी अचीव करनी बाकी है। उसके बाद में बात आती है गाड़ी का डीजल इंजन जो है उसकी बात करते हैं, पेट्रोल पे बाद में चलेंगे क्योंकि पेट्रोल नया है, तो एक साथ उसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह सब साथ में करेंगे। तो डीजल इंजन जो है वो कैसा क्या काम कर रहा है। डीजल DCA हम चला रहे हैं, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा तो है इस इंजन के साथ में ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इट मेक्स यू फील कि थोड़ा और कुछ पावर वगैरह या थोड़ा और कुछ रिफाइनमेंट वगैरह होता तो मज़ा आता। मे बी सेगमेंट में जो किया और Hyundai का डीजल इंजन है वो ऑलरेडी इतना रिफाइंड है, मैनुअल में ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी देता है, जिस तरीके का वो इंजन है वो बढ़िया लगता है ऑलरेडी। टाटा का ये इंजन ना तो रिफाइनमेंट में उतना ज़बरदस्त है, कई जगहों पे आवाज़ वगैरह खराश वगैरह इंजन में आती है, बहुत ही अलग सा बिहेव ये करता है इंजन, और वो प्रॉब्लम जो है वो है। और कभी कभी स्लोअर स्पीड पे एक अजीब सी ऐसी सी आवाज़ आती रहती है उसमें से, पता नहीं क्या है इस इंजन के साथ में, या गियर बॉक्स जो है वो इशू कर रहा है। ऐसे ऑनेस्टली मेरे को इंजन तो फिर भी ठीक है, गियर बॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये कोई खास काम का है नहीं। आई डोंट नो टाटा ने गियर बॉक्स क्यों चूज़ किया। मुझे समझ में आया कि DCA जो है वो मतलब जो DCT है वो थोड़ा सा एक तो फास्ट होता है, चलो फास्ट वाला फिगर ना भी आए तो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह थोड़ी सी उसकी बेहतर होती है, वो ये यहाँ पे कर देता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा तोड़ नहीं रहा है, क्योंकि इंजन उतना लोड नहीं ले रहा है, जो कि Hyundai अपना टॉर्क कन्वर्टर जब यूज़ करती है तो फ्यूल एफिशिएंसी टूटती है, तो वो चीज़ शायद यहाँ पे ना हो। बट इन जनरल जो है ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक चीज़ है। अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया कि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी जो है वो क्या दे रही थी, तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पे ये इंजन के साथ में
जब काम किया ही गया है तो और ज़्यादा किया जाना चाहिए था। फ़िलहाल के लिए जिसकी रनिंग ज़्यादा है वो डीज़ल मैनुअल लें, आप खुश रहेंगे। मोस्टली कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं, आई जस्ट होप कि रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम जो है वो ना करे, दो इट फील्स लाइक दैट कि शायद रिलायबिलिटी में इशू कर सकती है, वो वाली चीज़ है। उसके बाद में क्या चीज़ रही, उसके बाद में एसी वेसी बढ़िया काम करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी तरीके का इशू गाड़ी में ब्रेकिंग से रिलेटेड नहीं है, वो भी बढ़िया है। ड्राइविंग डायनामिक्स जो मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स में बताई दिए, तो अलग से टच करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट रियली ग्रेट। हाँ, सस्पेंशन जो है वो अच्छे हैं। ख़राब पैचेस पे, रंबल स्ट्रिप्स को छोड़ दो आप, ऑलमोस्ट हर जगह जो है बढ़िया कंफर्टेबल तरीके से निकालते हैं आपको, कोई इशू वहाँ पे भी किसी तरीके का सस्पेंशन वाइज भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हुई। अब एक बार पेट्रोल में जंप करते हैं। बाय द वे एक और चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, वो ये कि इन जनरल ये गाड़ी तब आपके काम की है जब आप स्लो ड्राइवर हो। अगर आप हल्का फुल्का भी पावर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मत करो आप प्लीज़, मतलब फिर ये नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ इकॉनमी मोड पे इसको रखो। हाँ, धीरे धीरे बढ़िया स्पीड भी पकड़ लेगी, स्मूथनेस भी रहेगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी मज़ा इस गाड़ी के साथ चाहते हो ना, नहीं है, वो नहीं है, वैसी वाली फीलिंग है। चलो अब चलते हैं पेट्रोल में, क्या पता वो नया 1.2 जो है वो मज़ा दे दे। तो जी वक्त है पेट्रोल का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने का। ये बोल रहा है कैंसिल, रुको। तो अभी जो है 1879 और ट्रिप जो है ए हम कैंसिल कर लेते हैं। 30 किलोमीटर के आसपास चला के देखेंगे। हो सकता है ये थोड़ी सी कम चलाऊँ मैं, बिकॉज थोड़ा सा वक्त का तकाजा है। ये लो कर दी रीसेट अपन ने, चलें। ओके, तो मैंने चलाई 29.5 किलोमीटर, 10.2 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रहा है। फ़र्क बस इतना है कि मैंने इसको शहर में थोड़ा ज़्यादा चलाया है, इकोनॉमी स्पोर्ट सारे मोड्स पे चलाया है टाइम टू टाइम, बट शहर में थोड़ा ज़्यादा चलाया, तो इस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम है। मान के चलो शहर में 9 से 10 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और हाईवे पे जो है फ्यूल एफिशिएंसी 13 साढ़े 13 के आसपास जाएगी अगर आप 195-100 की स्पीड पे चलाते हो तो। ओके जी, तो पेट्रोल की बात करते हैं। 1.23 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, बट अब डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ में आ गया, TGDI हो गया है। और पावर फिगर्स 125, टॉप फिगर्स भी बढ़ा है, 153 सब न्यूटन मीटर हो गया है, ऐसा कुछ न्यूटन मीटर हो गया टॉप फिगर। तो टॉप फिगर जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। एंड हाउ इज़ दैट फील? वेल, सबसे पहले तो पिकअप लेते टाइम पे गियर, वो क्लच का है उसका ट्रैवल स्मूथ नहीं है। क्लच जो है एक पॉइंट तक स्लो आता है, मतलब ऐसा ज़्यादा वजन के साथ नहीं आता, और फिर जैसे आप छोड़ दो तो थोड़ा और ज़्यादा आपका पाँव फेंकता है, तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, वरना आप स्टॉल कर दोगे। देयर आर वाइब्रेशंस, बस पिछली वाली से बेटर हुआ है, ये क्लियरली पता चल रहा है। इनफैक्ट नॉइज़ पिछले वाले इंजन से कम हुई है, ये वाली फीलिंग जो है मुझे आ रही है। हाउएवर पूरी गाड़ी में हल्के से वाइब्रेशन रन करते हैं जब आप एक्सेलरेट करते हो, बट जब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल क्रूजिंग कर रहे हो, नॉर्मल एक्सेलरेशन करते हो। मैं एक्चुअली एक बार स्पोर्ट मोड में भी डाल के देख लेता हूँ। इकोनॉमी मोड पे आ गई गाड़ी, ये स्पोर्ट मोड में, ये स्पोर्ट मोड में आई। ऐसा कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, बट पुराने वाले इंजन से बेहतर है, तो इज़ अ वेलकम चेंज। लेकिन टाटा को डेफिनेटली 1.5 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन की तरफ भी देखना चाहिए था, जो कि सेगमेंट में काफ़ी लोग दे रहे हैं। एक 1.5 NA भी वो देख सकते थे, वो वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ आपको, टाटा के पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 1.2 है वो उनको अपडेट करना ही था, तो वो एक साथ बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ इंजन शायद नहीं लाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने जो है यही इंजन के अंदर प्लॉट किया। ज़्यादा वजन नहीं है नेक्सॉन से, तो ऑलमोस्ट ऐसा बुरा फील नहीं हो रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर 1.5 टर्बो टाइप कुछ चीज़ आती तो फन एलिमेंट आता। कैसे आएगा फन एलिमेंट? देखो, या तो पावर फिगर अच्छे हो, या ओवरऑल शैसी उसका बैलेंस वो ज़बरदस्त फीलिंग देते हो। यहाँ पे दोनों चीज़ नहीं है, यहाँ पे इंजन उतना ज़बरदस्त पावर फिगर नहीं देता, ना ही शैसी वगैरह का बैलेंस उतना तगड़ा है। तो इट्स अ कार विच विल लुक डिफरेंट, बट अगर आप स्लोली चलाओगे तो ही आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर आप फास्ट ऐसा एक्सेलरेट वगैरह मार रहे हो और वो फन एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहे हो, तो वो यहाँ से नहीं आता है। फ्यूल एफिशिएंसी मैंने आपको इस गाड़ी की बता ही दी थी, इस इंजन वगैरह की, लेकिन अदरवाइज़ ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो भी ठीक है इस इंजन की। ऐसा बंद नहीं होगा लोअर स्पीड पे भी। वो अलग बात है कि मैं अभी एक ही बंदा बैठा हूँ, तो 2-3 बंदे बैठ के मुझे टेस्ट टेक्निकली करना चाहिए था, बट इट इज़ अ गुड इंजन इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट में ही थोड़ा और अगर काम कर दिया था तो बाकी सारी इसके गिले शिकवे जो है मेरे तो दूर हो जाते। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो यही इंजन है। एक बार 100 की स्पीड में हम चला लेते हैं। ये कुछ जगह ना ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ऑटोमेटिक टाइप है, मतलब चलते चलते एकदम ऐसा झटका लेके थोड़ा सा पावर निकालने लगता है। ये देखो, ये कैसा बिहेवियर है, जबकि ये देखो
चल रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेटर पहले दबाया ऐसे, ये देखो स्पेशली 1800 आरपीएम के आसपास आई थिंक ये हो रहा है, 1800-1900 आरपीएम के आसपास। पता नहीं कुछ तो है, कुछ ऐसा फील होता है जैसे कि गियर चेंज करने का अटेम्प्ट टाइप हो रहा है, जबकि ये तो मैनुअल ट्रांसमिशन है जो मैं चला रहा हूँ। पता नहीं क्या फीलिंग है, बट ये देखो 1800 आरपीएम के आसपास ऐसे जर्क है, हिचकी आती है ना अपने को, वैसा सा फीलिंग है। लेट्स ड्राइव ऑन 100। तो 100 जो है ये गाड़ी अपने टॉप गियर में करती है ऑलमोस्ट 2300 आरपीएम के आसपास, विच इज़ नाइस एक्चुअली। अगर देखा जाए तो 2300 आरपीएम पे अगर आप 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ नाइस। वहाँ पे एक डिसेंट पावर भी बनी रहती है अगर आपको ओवरटेक करनी है तो ऐसा वो गियर शिफ्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो भी वहाँ पे मिलती जाएगी। बाकी ब्रेकिंग, एसी और बाकी सारी परफॉर्मेंसेज जो है वो सेम है। फॉर सम रीज़न मुझे स्टीयरिंग हल्का सा लाइट लग रहा है कुछ पॉइंट पे, बट बहुत ही 19-20 का फ़र्क है तो उसको हम इग्नोर मार सकते हैं, कोई भी वहाँ पे जो है अलग चीज़ नहीं है। सस्पेंशन वगैरह जो है एवरीथिंग फील्स द सेम। ये खा जाती है गाड़ी ऐसे छोटे मोटे गड्ढों को, तो स्पेशली स्लो स्पीड पे। तो हाई स्पीड पे जरूर थोड़ा सा अनसेटलिंग वाली फीलिंग आती है। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि मैं अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की बात क्यों नहीं कर रहा है या एडास की बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब एडास के मोस्टली फीचर काम कर रहे हैं, बट अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल या क्रूज़ कंट्रोल ही नहीं काम कर रहा है। तो हम क्रूज़ कंट्रोल दबा रहे हैं, कर रहा है काम, मतलब दबाया और ऐसे हमें पता है यहाँ ये सेट करें। अब जैसे क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, अब मैं ऐसे आगे करूँगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। देखना ये मैंने ऊपर किया ना, तो ये देखो मैंने पाँव हटाया एंड स्पीड विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग। इट विल गो टू अ पॉइंट जहाँ पे सेट हुआ है वो, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो ऐसा मैं दबाऊँ और दिखे क्रूज़ कंट्रोल आया, कुछ आ नहीं रहा है। टाटा ने बोला है कि काम नहीं करता है, तो मतलब प्री प्रोडक्शन है वगैरह वगैरह। एक तो ये मैन्युफैक्चरर को मैं हर बार बोलता हूँ, इफ़ अ कार इज़ प्री प्रोडक्शन डू नॉट कीप मीडिया ड्राइव। सिंपल, आपकी गाड़ियाँ शोरूम पे खड़ी है तो मीडिया प्री प्रोडक्शन व्हीकल क्यों चला रही है? एंड दीज आर नॉट प्री प्रोडक्शन व्हीकल, ये सब प्रोडक्शन व्हीकल है। ये किया सेल्टोस ने भी बहुत पहले अपने जुमले इस्तेमाल किए थे, गोवा में ड्राइव हुई थी ऐसा कुछ, उसके बाद में वो लोग करना छोड़ दिया उन्होंने। अब इंडियन ब्रांड्स कई बार करते थे, महिंद्रा ने भी एक आध बार किया है आई बिलीव, टाटा ऑलमोस्ट काफ़ी बार प्री प्रोडक्शन व्हीकल बोलते आए। दीज आर नॉट प्री प्रोडक्शन व्हीकल, ये ऑलमोस्ट फाइनल व्हीकल है। इनफैक्ट फाइनल व्हीकल्स में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, इस जस्ट कि आपका मेन प्रोडक्शन रोल आउट नहीं हुआ होगा, उससे पहले कुछ व्हीकल्स आए, तो टर्मिनोलॉजी सही है उसके लिए। बट इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस व्हीकल और जो आप फाइनली कस्टमर को डिलीवर करोगे? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है प्री प्रोडक्शन कहने की। और मैंने जो अनवील हुआ था कब का, उस दिन भी टाटा मोटर्स के जो वहाँ पे ऑफिशियल थे उन्होंने पूछा था कि आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ये एडास के सारे फीचर काम करेंगे डे 1 पे, और उनका आंसर उतना अजीब तरीके से उन्होंने बोला येस ऑब्वियसली, जैसे कि कभी हुआ ही नहीं ऐसा। हैरियर के टाइम पे भी काम नहीं कर रहा था, सफारी के टाइम पे भी काम नहीं कर रहा था, और अब भी काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि भैया ये जब हो जाए रेडी है तो तब आने चाहिए, या मीडिया को क्लियरली बोलना चाहिए कि यू आर कमिंग ऑन ए प्री प्रोडक्शन व्हीकल ड्राइव। स्पेशली जब गाड़ी डीलरशिप पे ना पहुंची, तो अब डीलरशिप पे जब गाड़ियाँ पहुंच रही हो तो प्रोडक्शन व्हीकल ही होगी। तो ये है वो वेरिएंट जो कि मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है अगर आपको सनरूफ लेनी है तो। 11,79,000 का आता है प्योर एस, इस वेरिएंट का नाम है 11,69,000 का प्योर एस, इस वेरिएंट का नाम है। 1.2 टर्बो पेट्रोल वो वाला आता है जो पहले वाला है, मतलब नॉन TGDI वाला आता है, लेकिन आपको यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील विथ कवर, सॉरी स्टील व्हील विथ कवर जो है वो मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको वही LED लाइट वगैरह मिलती है, उसमें तो कोई वो नहीं है, आपको रिफ्लेक्टर भी LED लाइट मिलती है, फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं उसमें, बट आई डोंट थिंक कुछ खास ज़रूरत जो है उसकी होगी, क्योंकि वो जितने लेवल पे जहाँ लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सेम काम लो बीम कर देगी आपके लिए। आप हेडलाइट लेवल्स जो है बीम को लो कर लो, ऐसे पीछे से भी आपको कहीं से लगता नहीं है कुछ, और सीक्वेंशियल लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलते हैं, बीच वाली DRL नहीं मिलती है। बट अंदर चलते हैं, ये आपको मिलता ही है, यहाँ पे लाइट जो आती है वो मिलती है। अंदर की तरफ अच्छी फैब्रिक सीट्स मिल रही है, कोई इशू नहीं है। चाबी जो है आपको इस तरीके की मिलती है, जो कि आपने कुछ और टाटा कार्स में ज़रूर देखी होगी, टियागो वियागो टाइप में। बस जो एक डिसअपॉइंटमेंट टाइप चीज़ है वो ये कि ये जो गड्ढा है ये ऐसा अजीब सा गड्ढा सा टाइप मिलता है यार, ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे है। बट एक बार मैं चालू कर लेता हूँ आपको, बीच में ये छोटी MID चालू हो जाए, हाँ बीच में छोटी MID, यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन इंक्लूडिंग एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये मिलती है आपको। वायर वाला सिस्टम जो है वो है, और आपको कुछ इस तरीके का इंटीरियर सनरूफ पैनोरामिक मिलती है, क्योंकि सनरूफ वाला वेरिएंट ही है तो वो वाली चीज़ें हैं। दिस फील्स ओके,
कि ये वेरिएंट के साथ में ऑलमोस्ट सब चीज़ें काम की आ रही है, वैसा फील हो रहा है। हाउएवर आपको असली चीज़ चाहिए तो 50,000 रुपये दे के आप लोग क्रिएटिव वेरिएंट, क्रिएटिव प्लस या नहीं क्रिएटिव वेरिएंट जिसमें सनरूफ नहीं आएगी बट आपके पास 17 इंचेस के अलॉय आ जाएंगे, ये वाला क्रिएटिव प्लस है। लेकिन उसमें इस तरीके की लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर आप आओगे तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो भी अवेलेबल है, तो वो जो अगली टाइप का दिखने वाला सिस्टम है वो ढक जाएगा। और जब आप चालू करोगे तो आपके पास में ऐसी वाली स्क्रीन उसमें भी आएगी। ये 10.25 वाली स्क्रीन जो है, जो कि थोड़ी छोटी है बट ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी के साथ में आती है, वो आपको वहाँ पे भी देखने मिल जाएगी। तो वो बढ़िया चीज़ है। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अपग्रेड भी फील करेंगे एंड देयर आर मल्टीपल अदर फीचर्स एज वेल। ऐसा नहीं है 2-4 चीज़ें ही आएगी उसमें। सनरूफ अगर आप खो रहे हो और फिर भी 50,000 रुपये उसके भी ऊपर दे रहे हो, तो जो एडिशन है फीचर्स का वो अच्छा है। रियर डिफॉगर वगैरह जो है वो भी उसमें आ जाएगा। सो दैट इज़ वन नाइस थिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट। इधर प्योर एस लो आपको सनरूफ के साथ में चाहिए तो, या क्रिएटिव ले लो आप बिना सनरूफ के आपको चाहिए तो। ऑब्वियसली कोई भी ले सकते हो आप लेने को तो, बट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में सही बैठ रहे हैं वो। ओके जी, तो सब कुछ हो गया है, वेरिएंट्स बता दिए हैं, पेट्रोल डीजल सब चला लिया है। मामला मेरे को ऐसा लगता है, देखो अगर आप स्लो ड्राइवर हो, अगर आप ऐसा बहुत ज़्यादा फन वन नहीं चाहते हो और सेफ्टी आप चाहते हो, हाईवे पे ज़्यादा रनिंग वगैरह टाइप्स है, तो आप इस गाड़ी के साथ में जा सकते हो। टॉप एंड वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी रहेगा कंसिडरिंग जो फील जो है उतने पैसों का आ रहा नहीं है, आई डोंट नो, बट आपके कई वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपको सेटिस्फाई कर देंगे जितना मनी दिया है उसके लिए। तो वो चीज़ है। ओवरऑल प्रोस कॉन्स बता दिए, कुछ बाकी रह गया है, डाउट है कुछ, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।